गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आइए लास्ट लेक्चर से हम लोग इस वक्त कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर में एक टास्क दिए थे, हालांकि कई लोगों ने बहुत खूबसूरत अटेम्प्ट लिया है, लेकिन मुझे बतलाना पड़ेगा बहुत लोग नहीं ले सके, शायद फेस्टिवल्स की वजह से। बट अब आप उससे भी फ्री हो गए हैं, अब ठीक से देखना शुरू कीजिए। क्या था ये? रिंग का तीसरा क्लास है, मीन्स बहुत टाइम लेके बतलाया गया है ताकि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो हर रोज बूस्ट होता रहे। एक छोटा सा ये क्वेश्चन है, उसको देख करके रिंग के आखिरी एपिसोड में हम लोग जल्द इंटर करें। टास्क था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड आर्क इन ए सिमेट्रिक कंडीशन। एक आर्क लेना है जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। मान लीजिए उस पे जो अमाउंट ऑफ चार्ज है वो Q और उसकी लेंथ है L। इस आर्क के वजह से उसके सेंटर पे पॉइंट O पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ये काम हम लोग कई बार कर चुके हैं। तो नया क्या है? नया ये है कि पहले हम लोग सिमेट्रिक कंडीशन में काम किया करते थे। सिमेट्रिक कंडीशन का मतलब y एक्सिस को आपने अगर रेफरेंस ले लिया तो y एक्सिस के उस साइड आपके आर्क का इंड जितना एंगल बनाता था, वायर के इस साइड आपके जो इंड है, y एक्सिस के इस साइड आपके वायर का जो इंड है उतनी ही एंगल बना रहा था। मतलब कि हम y एक्सिस को मिरर मान लें तो इसका मिरर इमेज ये था, θ1 θ2 के बराबर था। उसको कहते हैं सिमेट्रिकल कंडीशन। लेकिन इस वक्त माय डियर फ्रेंड्स आपका θ1 θ2 के बराबर नहीं है, यह है एसिमेट्रिक कंडीशन। यहां मिरर इमेज नहीं कह सकते, मतलब इधर जितना पोर्शन है एग्जैक्टली उधर उतना पोर्शन नहीं मिलेगा। इधर जितने एलिमेंट्स अवेलेबल हो सकते हैं उधर उतना एलिमेंट्स अवेलेबल नहीं हो पाएगा। तो इस कंडीशन में हमें पॉइंट O पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा? फ्रेंड्स हम पहले ही कंपेयर कर दें तो जब ये दोनों एंगल बराबर हुआ करता था तो x कंपोनेंट कैंसिल हो जाता था और नेट रिजल्ट मिलता था y डायरेक्शन में। अब कोई भी कंपोनेंट कैंसिल नहीं हो सकेगा क्योंकि एंगल की वैल्यूज अलग अलग है, इसलिए आपको दो रिजल्ट्स ऑब्टेन करने होंगे, एक x डायरेक्शन के लिए और एक y डायरेक्शन के लिए। जब इस पर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ex और ey आप कैलकुलेट कर लीजिएगा और कैलकुलेट करने के बाद उस वेक्टर मेथड से उस पॉइंट O पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लीजिएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए आपको दो फॉर्मूला मेमोराइज करना होगा, एक x डायरेक्शन के लिए और एक y डायरेक्शन के लिए। हम कहते हैं कोई एक डायरेक्शन भी ठीक से समझ जाएंगे तो आप दूसरा कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग दोनों डायरेक्शन फटाफट कर लें, इस बात पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए हम कैसे निकालते हैं। 2-3 स्टेप का काम है, फटाफट करना शुरू करते हैं। स्टेप 1 में आइए। क्या करना है स्टेप 1 में माय डियर फ्रेंड्स? सबसे पहले आपका कॉन्फ़िगरेशन तय हो चुका है, आपने x और y डायरेक्शन को एज्यूम कर लिया है। अपने हिसाब से आप x और y डायरेक्शन को एज्यूम किया करते हैं। जो कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने है उसमें पहली बात, इस रिंग को बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स में बटा हुआ मान लीजिए। जितने पार्ट्स में आप बांट सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कितने पार्ट्स में बांट दीजिए कि वह और बांटा नहीं जा सकता हो। इनफाइनाइट डेसिमल सेगमेंट्स में डिवाइड कर दीजिए और हर सेगमेंट अगर इक्वल डायमेंशन का है तो कोई एक सेगमेंट का इस्तेमाल कीजिए जिसे हम एलिमेंट कहते हैं और वह पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है। तो हम यहां पर वही काम करना शुरू करते हैं। ये कंप्लीट रिंग बनाते हैं इसके सेंटर के लिए। बाकी इस वक्त मुझे कंप्लीट रिंग से लेना देना है नहीं, मुझे मतलब है सिर्फ और सिर्फ इसके सेंटर से। तो ये आपका आर्क है जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, ये उसका सेंटर है। आपने एक्सिस डिसाइड कर रखा है, ये है आपका y एक्सिस और ये है आपका x एक्सिस। मैंने कहा इसको जितने भागों में बांट सकते हैं आप बांट दीजिए और किसी एक पार्ट की बात कीजिए जो कहां का होगा, आपकी मर्जी, कहीं का भी ले सकते हैं। तो सोचो कि मैंने इस पॉइंट पे एक एलिमेंट ले लिया,
ये है आपका एलिमेंट। अगर आपके सिस्टम के चार्ज को Q मान लिया गया तो इसके चार्ज को dQ कह सकते हैं। आपके सिस्टम के लेंथ को L मान लिया गया तो इसके लेंथ को आप dL कह सकते हैं। इसे हम डिफरेंशियल चार्ज, इसे हम डिफरेंशियल लेंथ पढ़ते हैं। y एक्सिस को मैंने रिफरेंस एक्सिस कहा है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि मेरा एलिमेंट मेरे y एक्सिस से किस डिस्टेंस पे है। तो एक लाइन खींचते हैं और अपने एलिमेंट को ज्वाइन करते हैं। कुछ ये एंगल बना रहा होगा, हम इसे अल्फा से एज्यूम कर लेते हैं। आपका एलिमेंट इस वक्त अल्फा एंगल पे है। फ्रेंड्स, क्या जरूरी है कि इस एलिमेंट को हम अल्फा एंगल पे ही ले सकते थे? ना, ये कहां से कहां तक ले सकते थे? तो हम यहां से लेकर यहां तक कहीं भी ले सकते थे। काश ये एलिमेंट यहां का होता तो मेरे y एक्सिस के साथ कितना एंगल बनता? θ1 एंगल बनता। ये θ1 एंगल माइनस साइन के साथ लिखेगा फॉर द लेफ्ट साइड। ये लोअर लिमिट की तरह काम करेगा इंटीग्रेशन के दौरान। अगर ये एलिमेंट यहां न लेके यहां लेते तो वह y एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता? तो ये एंगल बनाता जो आपने पहले एज्यूम कर रखा है, इसे आप प्लस θ2 कहिएगा। मतलब ये हुआ कि θ1 2 माइनस θ1 2 प्लस θ2, इसका यूज कीजिएगा आप लिमिट्स के रूप में ड्यूरिंग इंटीग्रेशन। अब हम लोग फटाफट इस स्टेप में क्या करना चाहते हैं वो बतलाते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कीजिए पॉइंट O पे इस एलिमेंट के वजह से। तो यहां पे एक +1 कूलम चार्ज को रखना होगा और ये भी पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा दिस वे। डिफरेंशियल चार्ज के वजह से इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको DE से रिप्रेजेंट कीजिएगा। हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम इसलिए तैयार कर रखा है कि मुझे अपना वेक्टर क्वांटिटी उसी कोऑर्डिनेट सिस्टम पे चाहिए। मुझे मेरा जो वेक्टर है वो रास्ते पे चाहिए। ये रास्ते पे नहीं है, उसे रास्ते पे लाना मतलब कंपोनेंट फाइंड करना। एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा और उसका एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा। y एक्सिस का इस लाइन के साथ एंगल अल्फा बन रहा है, तो ये भी अल्फा हो जाएगा। ये होगा आपके डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड का y डायरेक्शन में कंपोनेंट, इट इज DE cos अल्फा। और ये हो जाएगा आपके डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड का x डायरेक्शन में कंपोनेंट, और ये हो जाएगा DE इंटू साइन अल्फा। ये फ्रेंड्स हम लोग का समझा हुआ है। हमने क्या कहा स्टार्ट में कि DEX को सॉल्व कीजिए EX मिल जाएगा, DEY को सॉल्व कीजिए EY मिल जाएगा, और वही रिजल्ट्स आपको कंटिन्यू कैरी करते रहना है। अब यहां पर हम दूसरा एलिमेंट लेने की कोशिश ना करें क्योंकि ये सिमेट्री नहीं है। ये आपका जो एक्सिस है वो एक्सिस सिमेट्री की तरह बिहेव नहीं कर रहा है, तो कोई ना कोई तो एलिमेंट होगा जो काउंटर नहीं कर सकेगा। इसलिए अब इस एलिमेंट के साथ अपना जो प्रोसेस है उसको आप आगे बढ़ाइए। सबसे पहले मुझे DE निकालना चाहिए, तो DE कैसे निकालेंगे? तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है K mod Q अपॉन R स्क्वायर। तो डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे? K mod Q अपॉन आपके इस एलिमेंट से सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो रेडियस हो जाएगा, और हम लोगों ने इस आर्क का जो रेडियस है वो R मान रखा है, तो ये R ऐसा ही आपको यहां पे दिखेगा। अब DQ की वैल्यू, अगर किसी सिस्टम को आप चार्ज देते हैं और वह चार्ज उसके लेंथ में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को हम लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं, लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं। लेमडा होता क्या है? चार्ज बाय लेंथ को लेमडा कहते हैं। तो इस एलिमेंट का चार्ज क्या है? DQ, इसका लेंथ क्या है? DL, तो लेमडा क्या हो जाएगा? DQ अपॉन DL। अब आप इस लेमडा को यहां से DQ निकालिएगा तो यह लेमडा इंटू DL हो जाएगा। तो लिख दीजिए K DQ इज रिप्लेस्ड बाय लेमडा इंटू DL अपॉन R स्क्वायर। अब फ्रेंड्स DL निकालिए, मींस आपका जो एलिमेंट है उसका लेंथ क्या है। तो एक फिगर और बनाते हैं उसके लेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए। नाउ इसके लेंथ को रिप्रेजेंट करना है फ्रेंड्स, तो लेंथ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आप उसे ठीक से ध्यान देते रहिए, बस आपको ध्यान देने की इस वक्त जरूरत है। ये कौन है फ्रेंड्स? कहिएगा y एक्सिस है। ये कौन है फ्रेंड्स? कहिएगा x एक्सिस है। ये है आपका यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, और ये एलिमेंट है।
ये एलिमेंट है, मतलब पॉइंट चार्ज है। इतना बड़ा तो हम लोग खींच ही नहीं सकते हैं, लेकिन उसका भी अपना कुछ ना कुछ लेंथ है। उस लेंथ को हम कैसे विजुअलाइज करवाएं, इसलिए हमारा ये एजप्शन है कि मान लीजिए वही पॉइंट चार्ज है, जरा सा उसके लेंथ को हम कैलकुलेट करने के लिए ऐसा एज्यूम कर लेते हैं। इसके फर्स्ट एंड को आप इसके सेंटर पे लेके जाइए, यही एंगल आपने क्या मान रखा था, अल्फा। अब इसके सेकंड एंड को भी सेंटर पे जाके ज्वाइन कीजिए, ये एंगल अल्फा है, ये बहुत छोटा सा आपका एक लाइन है। इस एंगल को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डी अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे। भाई ये एंगल हो गया, एंगल के सामने वाला ये पोर्शन क्या है, आर्क है। यही इस वक्त किसकी तरह बिहेव कर रहा है, लेंथ की तरह। इसकी रेडियस क्या है, आर। तो एक कॉन्सेप्ट आपके पास है, एंगल इक्वल्स आर्क बाई रेडियस। आर्क कितना, मतलब लेंथ, लेंथ को क्या मान रखा है आपने, dl। रेडियस कितना, r। एंगल को क्या मान रखा है, d अल्फा, मतलब d अल्फा इक्वल्स टू dl अपॉन r। तो यहां से आप निकालिएगा dl, इसको रिप्लेस करने के लिए। तो हम यहां पर लिखते हैं, फ्रेंड्स इस फिगर को हटा देते हैं और यहां पर लिख देते हैं dl इक्वल्स d अल्फा इंटू आर। और अब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है उसको हम लोग बदलते हैं, de k इंटू लेमडा इंटू dl अपॉन आर स्क्वायर था, हम इसे लिखेंगे k लेमडा, dl को लिखेंगे d अल्फा इंटू आर अपॉन आर स्क्वायर। r को r से कैंसिल कर दीजिए, डी इक्वल्स k इंटू लेमडा इंटू डी अल्फा अपॉन आर। फ्रेंड्स ये कई बार आपको हम बतला चुके हैं, आप पुराना 2 वीडियो लेक्चर एक बार फिर से रिवाइज करिएगा तो आपको हर क्लास में ये डीई मिल जाएगा। रिवीजन करने का मतलब है कितनी बार आप देखो कि आपका जो कंसेप्ट है वह हर क्वेश्चन में फ्रीक्वेंटली यूज होने लगे, सोचना नहीं पड़े आपको। तो फ्रेंड्स एक स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ, हमने डीई कैलकुलेट कर लिया। बस टोटल ये क्वेश्चन हमारा 3 स्टेप का है। स्टेप 2 में आइए, क्या करना है फ्रेंड्स, स्टेप 2 के अंदर एक्स डायरेक्शन में या वाई डायरेक्शन में कोई एक ले लीजिए। एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कीजिए। एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड डी एक्स है, जब आप इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो बन जाएगा ई एक्स। तो ई एक्स निकालने के लिए मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा डी ई एक्स को। याद कीजिए ये है आपका एक्स एक्सिस, एक एलिमेंट यहां पर लिए थे, उसके वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में मिला था। उसका यह कंपोनेंट डीई कॉस अल्फा, ये कंपोनेंट डीई साइन अल्फा। एक्स की बात कर रहे हैं मतलब साइन अल्फा की बात कर रहे हैं, डीई साइन अल्फा। कहां से, -θ1 से कहां तक, -θ2 तक। ई एक्स इक्वल्स डीई की जगह पुट कीजिए के लेमडा डी अल्फा अपॉन आर इंटू साइन अल्फा -θ1 टू +θ2। फ्रेंड्स स्टेप 2 में अब आपको सिर्फ इंटीग्रेट करना है और वो रिजल्ट आपको रख लेना है। तो आइए हम वो भी काम कर देते हैं। ई एक्स इक्वल्स के लेमडा बाई आर कॉन्स्टेंट है, साइड कर दीजिए। साइन अल्फा को इंटीग्रेट करना है -θ1 से लेके +θ2 तक। ओके फ्रेंड्स, के लेमडा बाई आर साइन अल्फा का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग फंक्शन। तो यहां देगा माइनस कॉस अल्फा -θ1 से लेके +θ2 तक। अब तो माइनस साइन को थोड़े टाइम के लिए बाहर निकाल लेते हैं। कॉस अल्फा के जगह पर अपर लिमिट माइनस कॉस अल्फा के ऊपर लोअर लिमिट। आप याद रखिएगा कॉस इंटू -θ बराबर कॉस थीटा। तो स्टेप 2 को आप फिनिश होता हुआ देखिए। ई एक्स इक्वल्स माइनस के लेमडा बाई आर, ये हो जाएगा cos θ2 माइनस cos θ1। इस माइनस साइन का भी ऑपरेशन कर दीजिएगा, के लेमडा बाई आर, ये माइनस से ये प्लस हो जाएगा और ये वाला माइनस हो जाएगा cos θ1 माइनस cos θ2। फ्रेंड्स यह एक आपके पास रिजल्ट हो गए। जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस एसिमेट्रिक कंडीशन में आपको कैलकुलेट करना होगा तो ई एक्स आप पहले से फाइंड कर लीजिए, फिर हम ई वाई बताते हैं वो फाइंड कीजिएगा। और वेक्टर का मेथड कहता है ई इक्वल्स टू रूट ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर, वो आपका फाइनल रिजल्ट दे देगा। तो आइए
हम बात करते हैं स्टेप 3। थोड़ा फटाफट बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, आपको कहीं दिक्कत होगा तो आप बोलिएगा। स्टेप 3, अलोंग y एक्सिस आपके पास DEY है, इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो EY मिलेगा। EY DEY क्या था? DE cos अल्फा माइनस θ12 प्लस θ2। DE का वैल्यू K लेमडा डी अल्फा अपॉन R इंटू कॉस अल्फा माइनस θ1 टू प्लस θ2। आगे बढ़ते हैं। EY इक्वल्स माइनस θ1 प्लस θ2, कांस्टेंट को अलग ही कर दीजिए, K लेमडा बाई R कॉस अल्फा डी अल्फा माइनस θ1 प्लस θ2। फ्रेंड्स क्या आपको याद है कॉस अल्फा का इंटीग्रेशन साइन अल्फा माइनस θ1 प्लस θ2। अब यहां आगे बढ़ते हैं, K लेमडा बाई R लिमिट लीजिए, अल्फा की जगह पर θ2 माइनस साइन अल्फा की जगह पर माइनस θ1। याद रखिएगा साइन इंटू माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, तो ये वाला माइनस यहाँ के प्लस हो जाएगा, तो साइन θ1 प्लस साइन θ2 लिख सकते हैं। हम ये रिजल्ट आपको दे रहे हैं, K लेमडा बाई R साइन θ1 प्लस साइन θ2। फ्रेंड्स जब कभी भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे कंडीशन में कैलकुलेट करना हो तो हमारी सलाह है कि आप EX कैलकुलेट कर लीजिए, EY कैलकुलेट कर लीजिए और वेक्टर के मेथड से उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लीजिए। अभी ये सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ, आपको यह फिर से रिवाइज कर लेना है, कहीं प्रॉब्लम होगा। हम आगे मूव करते हैं। अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है सर्कुलर वायर के एक्सिस के किसी पॉइंट पे। थोड़ा सा काम करते हैं, आइए देखते हैं। फ्रेंड्स डेरिवेशन 2, फर्स्ट डेरिवेशन हम लोग का कंप्लीट हुआ। आज से हम लोग डेरिवेशन 2 की बात करेंगे। क्या है डेरिवेशन 2 ये समझिए। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। एक रिंग लीजिए, एक रिंग लिया मैंने, उस रिंग को आप यूनिफॉर्मली चार्ज कर दीजिए, उस रिंग को किसी प्लेन में रख दीजिए। जैसे आपने इस बोर्ड को YZ प्लेन मान लिया और रिंग को उसके सटा के रख दिया, मतलब रिंग का प्लेन हो गया YZ प्लेन। उस प्लेन के परपेंडिकुलर रिंग के सेंटर से एक एक्सिस लीजिए। अगर आपका रिंग YZ प्लेन में रखा हुआ है तो उसका एक्सिस हो जाएगा X। अगर आपका रिंग XZ प्लेन में रखा हुआ है तो आप Y एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। आपका रिंग अगर XZ प्लेन में रखा हुआ है तो आप Y एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। तो पहले एक रिंग लेना है, रिंग को यूनिफॉर्मली चार्ज कर देना है, उसके लिए एक प्लेन चूज कर लेना है कि हम उसे किस प्लेन में रखना चाहते हैं। उस प्लेन के परपेंडिकुलर रिंग के सेंटर से एक एक्सिस एज्यूम करना है, उसी एक्सिस के किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। बहुत इजी है, लेकिन इसके भी कई केसेस है, कुछ काम हम लोग करते हैं। ये रिंग है, इस रिंग को हमने पॉजिटिवली चार्ज कर दिया है, नेगेटिवली चार्ज भी एज्यूम कर सकते थे। इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्शन पे फर्क पड़ेगा, तो वो हम लोग स्पेशल केस में सीखेंगे। इस चार्ज को हमने क्यू मान लिया है, इसकी जो रेडियस होगी उसको हमने R मान लिया है, और इसको कोई ना कोई प्लेन दीजिए, कहीं ना कहीं तो ये रहेगा। इसको हम एक प्लेन दे देते हैं और इस वक्त मान लीजिए कि ये हमारा YZ प्लेन में रखा हुआ है। इसका मतलब हुआ कि अब इसके सेंटर से YZ प्लेन के परपेंडिकुलर इस छोटे से चौक को ठीक से देखिए। अगर ये वाकई YZ प्लेन है, जैसा दिख रहा है उसी को YZ प्लेन मान लीजिए, तो सेंटर से एक एक्सिस लिया हम अपने चौक की तरह। अब इस एक्सिस के किसी पॉइंट P पे हमें इस रिंग के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। मीन्स एक ऐसा एक्सिस जो रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर होएगा। ये बात आप समझ गए, तो हम दूसरे फिगर में दिखलाते हैं।
देखिए, अगर आपने इसको देखा और बिल्कुल ये रिंग लग रहा है तो इसको फ्रंट व्यू कहते हैं, ठीक सामने से आप देख रहे हैं। लेकिन अगर आप इसको देख रहे हैं और आपको ये सर्किल नहीं दिख रहा है, रिंग नहीं लग रहा है, मतलब आपका ये साइड व्यू है, आप साइड से इसे ऑब्जर्व कर रहे हैं। जैसे जो चीज वहां है आप सामने से ना होकर के इधर से देख रहे हैं, तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, सर्किल है, यही मान के काम करना है आपको। ये आपका पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तो ये तो क्लियर है कि वाईजेड प्लेन में है। तो एक एक्सिस लेंगे जो कि इधर आप देख रहे थे, ऑन बोर्ड हम उसी को इधर ड्रॉ कर रहे हैं, दिस। और ये कौन है? तो अगर ये आपका रिंग वाईजेड प्लेन में है, रिंग के प्लेन को आपने वाईजेड प्लेन कह दिया, तो डेफिनेटली ये आपके एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहीं पे कोई पॉइंट ले लीजिए P, और आपका टारगेट है इसी पॉइंट पर इस रिंग के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना। हालांकि बहुत सिंपल काम है, लेकिन कई केसेस है, हम इस क्लास में सारा केस डिस्कस नहीं करना चाहते हैं, हम थोड़ा सा और अगले क्लास में मूव करेंगे, इसलिए आप बहुत कम देर है, थोड़ा सा ठीक से देखिए। क्या कीजिए, सबसे पहला काम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना, फिर हम लोग स्टेप वाइज बात करते हैं। स्टेप 1 किसके वजह से? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है हमारे पास वो कूलम्ब्स लॉ कहलाता है, जो केबल और केबल पॉइंट चार्जेस के लिए ही एप्लीकेबल है। तो मुझे अपने रिंग के वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पे कैलकुलेट करना होगा तो एक पॉइंट चार्ज की मुझे जरूरत है। तो इसका तरीका है कि इसको बहुत सारे छोटे छोटे पोर्शन से बटा हुआ आप मान लीजिए फ्रेंड्स कि बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट में इसको बांट दिया गया है। इतने छोटे पार्ट्स में बांट दिया गया है कि और छोटा नहीं किया जा सकता है, और सारा का सारा जो पार्ट है वो इक्वल डायमेंशन का है। तो कोई एक पार्ट आप ले लीजिए, उसको आप एलिमेंट कहिएगा और वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। कहां पर लेना चाहिए आपकी मर्जी, कहीं भी ले सकते हैं। थोड़ा इशारों में देखिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये रिंग है, रिंग का ये रेडियस है, रिंग का ये सेंटर है, और सेंटर से गया एक एक्सिस रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर। अगर ये रिंग का प्लेन है वाईजेड तो ये एक्स एक्सिस है। यहां पर एलिमेंट लिया आपने, यहां पे टॉप पोजीशन पे, तो टॉप पोजीशन से एक लाइन खींचिएगा पॉइंट P पे। उस लाइन का लेंथ क्या होगा? तो यहां दिखलाते हैं, टॉप पोजीशन से एक लाइन खींचे यहां, और ये रिंग का रेडियस है R, और किस डिस्टेंस पे है? कोई डिस्टेंस x मान लिया आपने। तो आप बतलाइए कि आपका जो ये लेंथ है वो कितना है। तो आप भली भांति समझ रहे हैं, यह आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है √r² प्लस x²। अभी ये एलिमेंट आपने यहां पर लिया है, क्या जरूरी था कि एलिमेंट यहीं पे लेते? ना, आप कहीं भी ले सकते हैं। काश अगर ये एलिमेंट यहां पर लिए होते। अगर एलिमेंट आपने यहां लिया तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस है √r² प्लस x², जो कि क्लियरली विजिबल है। लेकिन अगर वो एलिमेंट यहां लेते तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या हो जाता? यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, तो यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस है फ्रेंड्स, ये है x, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो r है, रेडियस है। तो ये डिस्टेंस r और ये डिस्टेंस x, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? r माइनस x। ये मत बोल दीजिएगा, ये दिख रहा है, ये है नहीं। इसलिए मैंने कहा कि देखने पे मत जाइएगा, जैसा दिख रहा है वो कैलकुलेशन वैसा नहीं है। ये रिंग है, रिंग के किसी भी पॉइंट से आप जाएंगे अपने P पॉइंट पे तो एक राइट एंगल ट्रायंगल ही बनेगा, और वो डिस्टेंस √r² प्लस x² ही होगा। इसलिए अपने मन में एक रिंग को इमेजिन कीजिएगा, और कहीं पर भी एक एलिमेंट लेके जाइएगा पॉइंट P पे, तो आप जब सेंटर पे आइएगा तो एक राइट एंगल ट्रायंगल ही बनेगा, और उस डिस्टेंस का लेंथ √r² प्लस x² ही होगा। तो हम अपने बोर्ड पर एलिमेंट यहीं पे इसलिए लेते हैं ताकि जो चीज जैसा है वो यहां पर वैसा ही दिख रहा है, लेकिन एलिमेंट का पोजीशन अगर बदल दें तो जैसा ये है वैसा दिखेगा नहीं। तो हम लोग अपने इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए यह कहते हैं एलिमेंट ले लीजिए। अब इस सिस्टम का चार्ज था Q, तो इस एलिमेंट का चार्ज हो जाएगा dQ। इस सिस्टम का लेंथ मान लीजिए L, तो इसका लेंथ हो जाएगा dL।
तो मैंने आपके एलिमेंट के चार्ज को dq कह दिया, डिफरेंशियल चार्ज बोलिएगा, उसके लेंथ को मैंने dl कह दिया, डिफरेंशियल लेंथ बोलिएगा। फ्रेंड्स, हम लोग का पहला टारगेट क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहां पर एग्जिस्ट कर रहा है उसको फाइंड करना। तो यहां पर +1 कूलम चार्ज रखिए, ये भी पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा। इसको मिटा देते हैं, आप देख चुके हैं। तो जब रिपेल करेगा तो ये डायरेक्शन हो जाएगा, और डिफरेंशियल चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर निकल रहा है, तो डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे हम। इस एंगल को कुछ अपने मन से मान लिया करते हैं, अल्फा, तो ये एंगल भी हो जाएगा अल्फा। अब हम x और इस डायरेक्शन को y मान लेते हैं, ये हमारा z एक्सिस होगा। तो हम y डायरेक्शन में और x डायरेक्शन में एक कंपोनेंट फाइंड कर लेंगे। इस डिस्टेंस को भी हटा देते हैं जो काम का इस वक्त अब नहीं है। तो इसका एक कंपोनेंट इधर होगा, क्या लिखेंगे हम? DE cos अल्फा। और एक कंपोनेंट इधर होगा, क्या लिखेंगे हम? DE sin अल्फा। फ्रेंड्स, यह भी सिमेट्रिक कंडीशन है। आप जो एलिमेंट लेते हैं उसके ठीक सामने एक और एलिमेंट मिलेगा आपको, जिसको डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट कहा जाता है। कहीं भी ले सकते हैं आप, यहां लेंगे यहां के सामने मिलेगा, यहां लेंगे यहां के सामने मिलेगा, यहां लेंगे यहां के सामने मिलेगा। मतलब आपके एलिमेंट का पेयर हर जगह अवेलेबल है। क्या बेनिफिट है? अगर ये एलिमेंट भी लेते तो यहां से एक लाइन यहां मिलाते, ये भी डिस्टेंस r, ये डिस्टेंस x, तो यह भी डिस्टेंस हो जाएगा √r² + x²। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, वही मैग्नीट्यूड का मिलेगा DE। इस एंगल भी आपका इक्वल हो जाएगा अल्फा। तो आपका इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में हो जाएगा DE cos अल्फा। फिगर को टिपिकल मत समझिएगा। और इधर हो जाएगा आपका DE sin अल्फा। फ्रेंड्स, इस पॉइंट P पे मात्र दो एलिमेंट लेंथ से पता चल रहा है कि y डायरेक्शन का जो कंपोनेंट्स है वह एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है। DE sin अल्फा इसको कैंसिल कर रहा है, एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में। तो फिर एलिमेंट लेंगे, दूसरा एलिमेंट लेंगे, तीसरा एलिमेंट लेंगे, सारे एलिमेंट्स का जो डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट होगा वह दोनों मिलकर के y डायरेक्शन के कंपोनेंट्स को कैंसिल करता हुआ चला जाएगा। मतलब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा आपके इस रिंग के वजह से इस पॉइंट पे वो अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस मिलेगा। पॉजिटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में मिलेगा, और नेगेटिव चार्ज होता तो नेगेटिव एक्स एक्सिस में मिलता, लेकिन मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा। तो हम कह सकते हैं y कंपोनेंट्स कैंसिल ईच अदर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड्स x कंपोनेंट, और केवल x को इंटीग्रेट कीजिए, रिजल्ट आ जाएगा। तो कह देते हैं y components cancel each other but x components provide electric field at the गिवन पॉइंट। तो मुझे क्या करना चाहिए? केवल इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन का निकाल लेना चाहिए, यानी DE cos अल्फा को सॉल्व कर लेना चाहिए। फ्रेंड्स, इस वक्त आपको समझना चाहिए कि आपका ये x कांस्टेंट है, आपका ये r कांस्टेंट है, मतलब ये पूरा का पूरा डिस्टेंस कांस्टेंट है। यहां वेरिएबल बहुत कम है, मतलब इंटीग्रेशन नाम मात्र का ही तो है। आइए जरा सा इसको सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स, ये समझ गए, इसको हटाते हैं, स्टेप 2 लिखते हैं, फिगर 1-2 मिनट के लिए रखते हैं। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वह कौन देगा? DE cos अल्फा देगा। ये जो DE cos अल्फा है वो किस डायरेक्शन में है? तो ये हमारा x डायरेक्शन में है। कैसे मिलेगा फ्रेंड्स? तो इसी को इंटीग्रेट करेंगे हम। इंटीग्रेट करने पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, यही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पे है। इसका मतलब है कि किसको इंटीग्रेट करना है? DE cos अल्फा को इंटीग्रेट करना है। अब जरा DE और cos अल्फा को पुट कीजिए, फिर लिमिट की बात करेंगे हम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है K mod Q
अपॉन आर स्क्वायर। तो डी ई बराबर क्या हो जाएगा, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो डी ई की जगह पर पुट कर दिए के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। ईपी इक्वल्स इंटीग्रेशन के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू कॉस अल्फा। अब फ्रेंड्स क्या करना है, के को साइड कीजिए, और ये आर स्क्वायर कौन है आपका, इस आर स्क्वायर को भी ठीक से पुट कीजिए। तो हम यहीं पे पुट कर देते हैं, हमारा आर नहीं है, जिस एलिमेंट की वजह से जिस पॉइंट पे आप कैलकुलेट करते हैं वो डिस्टेंस रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो आर को बदलेंगे आप रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करेंगे तो दिख जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये टर्म कांस्टेंट है, ये टर्म कांस्टेंट है, ये टर्म कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है। जो आपने एलिमेंट लिया है वो किसी भी साइज का हो सकता है, किसी भी मैग्नीट्यूड का हो सकता है। अब केवल कॉस अल्फा को पुट कीजिए, कॉस अल्फा बी बाई एच, ये हो गया पी, ये हो गया बी, ये हो गया एच, एक्स अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां लिखने दीजिए ईपी इक्वल्स इंटीग्रेशन के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू कॉस अल्फा क्या है, एक्स अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो फाइनली लिखने दीजिए इंटीग्रेशन डी क्यू को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं, यहां पे पावर 1 है और यहां पे पावर 1/2 है, तो 1 प्लस 1/2 इट इज 3/2। अब ईपी इक्वल्स के कांस्टेंट एक्स कांस्टेंट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 कांस्टेंट। तो डी क्यू को सिर्फ इंटीग्रेट करना है फ्रेंड्स। डी क्यू को लेमडा इंटू डीएल में ही बदल के इंटीग्रेट कर सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं। डी क्यू का इंटीग्रेशन मतलब टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम। तो यहां पर सिंपली लिख दीजिए आप ईपी इक्वल्स के डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, और इस एक्स को मैंने अलग रखा, इसका बहुत काम है इसलिए मैंने ऐसे रख लिया है। इस रिजल्ट की बात हो गई फ्रेंड्स। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपके पॉइंट पी पर होएगा, इस रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वह के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 इंटू एक्स। फ्रेंड्स अब इसके सेवरल रिजल्ट्स हैं, बहुत सारा काम करना है इसका। अगर ये एक्स आपके रिंग के सेंटर के बहुत करीब हो जाएगा तो रिजल्ट क्या होगा, बहुत दूर होगा तो क्या रिजल्ट होगा, ये तो दोनों आसान काम हम लोग फटाफट कर भी लेते हैं। लेकिन इसका ग्राफ जो बनाएंगे उसकी आप तैयारी करके रखिएगा कि अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ बनाना हो तो हमारे रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से वैरी करता है। आइए अब इसको हटाइए। एक स्टेप इसमें और प्लस कर देते हैं रिजल्ट्स के लिए। रिंग हुआ, रिंग आपका पॉजिटिवली चार्ज है, ये वाईजेड प्लेन में है, तो एक्स एक्सिस पे इधर इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगा आपका पॉइंट पी पे, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगा, इसको आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के टर्म में भी लिख के रख सकते हैं, के इंटू क्यू इंटू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। आप इस रिजल्ट को बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा क्योंकि न्यूमेरिकल्स में बहुत यूज है इसका। फ्रेंड्स आप थोड़ा फटाफट पढ़ा रहे हैं, कोई वजह है, बट कोई दिक्कत होगा तो आप हमको बोलिएगा। केस 1,
एट इट्स सेंटर, ये पॉइंट P जो आपके सेंटर से x डिस्टेंस पे था वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो सेंटर पे क्या हो जाएगा, तो जैसे से आइएगा x घटेगा और सेंटर पे 0 हो जाएगा, तो कहते हैं पुटिंग x इक्वल्स 0, और x जैसे पुट कीजिएगा पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, जो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। कितनों बार सोचेंगे, रिजल्ट तो एक यूनिक होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे 0 है। केस 2, if point P is very close to the center of this ring, if point P is very close to the center of the ring, इसका क्या मतलब हुआ कि आपका x मैंने बहुत बहुत छोटा मान लिया आपके रिंग के रेडियस के कंपैरिजन में। रिंग का जो रेडियस है अब वो बहुत बड़ा हो गया है, आपका x उसके तुलना में बहुत छोटा है। तो x को यहां से इग्नोर कर दीजिए, x को इग्नोर कर दीजिएगा, तब बचेगा r स्क्वायर टू द पावर 3/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा r क्यूब। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला KQ अपॉन R क्यूब इंटू एक्स। इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स कि जब आपका पॉइंट आपके सेंटर के बहुत करीब होगा उस समय का जो वेरिएशन है वह कुछ इस तरह होगा, ई प्रोपोर्शनल टू एक्स। ग्राफ बनाने में आपको बहुत हेल्प करने वाला है। अगर पॉइंट आपका सेंटर पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, पॉइंट सेंटर के करीब है तो इलेक्ट्रिक फील्ड x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। x आप बदलिए उसी तरह से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बदल जाएगा, x बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगा। लेकिन केस 3 काफी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इफ पॉइंट P is far from the center of the ring, आपके रिंग के सेंटर के वह बहुत 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 दूर हो, मतलब x आपका अब बहुत 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 बड़ा हो गया आपके r के कंपैरिजन में, छोटा सर्किल हो गया, तो ऐसे कंडीशन में अब आपका r इग्नोर हो जाएगा। दिस तो एक्स स्क्वायर 2 से 2 कैंसिल, एक्स क्यूब से एक एक्स कैंसिल, एक्स स्क्वायर, तो आपका रिजल्ट बच जाएगा E इक्वल्स KQ अपॉन एक्स स्क्वायर। आपका इलेक्ट्रिक फील्ड अब कैसे वेरी कर रहा है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इनवर्स स्क्वायर लॉ को अब ओबे करने लगा, यानी पहले का रिलेशन कुछ और अब का रिलेशन कुछ और ये बिल्कुल पॉइंट चार्ज की तरह है। तो कहिएगा रिंग इस केस में पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है। In this case, ring behaves like a point charge। तो फ्रेंड्स हम लोग 3 केस की बात कर ली है। अब हम और इस वक्त किसी केस की बात नहीं करना चाहते हैं। आपका टास्क है कि अगर मुझे इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ ड्रॉ करना होगा तो बतलाइए वह ग्राफ का जो कर्व होगा वो कैसा होगा। तो हम हिंट देते हैं, आपको एक कैलकुलेशन करना होगा कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहां होगा, क्योंकि पहले 0 है, फिर x के बढ़ने से बढ़ रहा है दिस रिलेशन, और फिर बाद में देख रहे हैं कि x के बढ़ने से घट रहा है। तो बढ़ना कब बंद हो गया, घटना कब से शुरू हो गया, वो पॉइंट मुझे ढूंढना होगा कि मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड x के रिस्पेक्ट में बढ़ना किस पॉइंट पे बंद हो गया, मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट से घटना शुरू हो गया, वो पॉइंट आप कैलकुलेट कीजिए। कैसे, तो इसको आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा और 0 से इक्वेट कीजिएगा। मैक्सिमा मिनिमा थ्योरम कहते हैं, वहां से x की वैल्यू मिल जाएगा। वो जो x की वैल्यू होगा वह बतलाएगा कि इस पॉइंट पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है। इस पॉइंट से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा था, इस पॉइंट के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड घट रहा है। उस पॉइंट का इस्तेमाल करते ही आप कर्व बना लीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स,
आपसे हम बस रिक्वेस्ट करते हैं कि इस क्लास को ठीक से देखिए और मुझे फीडबैक दीजिए कि आपको क्या प्रॉब्लम रहा। अगर नहीं है तो आप इस टास्क को कंप्लीट करके रखिए, फिर हम अगले लेक्चर में मिलते हैं। ओके, गुड बाय फ्रेंड्स।